हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सर हाल चाल ना पूछिए सर, कल सेंटर पे एग्ज़ाम है और पढ़ाई कुछ भी नहीं हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए। और कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इत्मीनान से दीजिए। पर इस वीडियो को रिविजन्स के रूप में ज़रूर आप देख के जाइए। तो रिविजन्स के रूप में क्या देख कर जाएंगे, तो इसमें होने वाला है फिजिक्स। देखो, इसमें जो नोट्स है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। तो खैर लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय की चर्चा आज नहीं की जाएगी, आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको देखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि फिजिक्स से क्या क्वेश्चंस होते हैं, हो सकते हैं केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। तो इन सारे क्वेश्चंस की जो है चर्चा की जाएगी। तो इन सारे क्वेश्चंस को चर्चा करने के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो ऑफलाइन ब्रांच है वे अपेक्स स्टडी सेंटर है, और जिसका पता है पेट्रोल टंकी रोड दिनारा। और दूसरा ऑफिस का ब्रांच है वे है ई कार्ड के ऑफिस में। इसमें कितने क्वेश्चन हैं फिजिक्स में, टोटल जो है आपके 210 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फिजिक्स में देखिए कौन कौन क्वेश्चन बनेगा। प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ और चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो काल्पनिक बनाता है। और काल्पनिक कैसा होता है, तो काल्पनिक सीधा, और वास्तविक क्या बनाता है बाबू, उल्टा बनाता है। अगला क्वेश्चन कि दर्पण के सामने करा कि वह दर्पण कौन है जिसके सामने हम कहीं भी खड़े हों, किसी भी दूरी पर खड़े हों, तो उसका जो प्रतिबिंब है सीधा प्राप्त हो, सीधा प्रतीत हो। तो दर्पण कौन है जिसके कहीं भी हम खड़ा होते हैं तो सीधा प्राप्त होता है। तो वे दर्पण जो हो सकते हैं वे कौन हो सकते हैं, या तो समतल हो सकते हैं या उत्तल हो सकते हैं। अगर इनमें अंतर करना होगा कि सर समतल और उत्तल में अगर हमें अंतर करना होगा कि समतल हो गया या उत्तल होगा, तो हम प्रतिबिंब का साइज देखेंगे। अगर बराबर है सीधा और बराबर है तो समतल है, और सीधा और छोटा है तो क्या है, उत्तल। 9वां क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन क्या है, दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। अब आइए, अवतल दर्पण है, उसके सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब कैसा बने, उल्टा हो, वास्तविक हो और समान आकार का। ध्यान रखिएगा, दर्पण कौन सा है, अवतल है। वस्तु के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हो, वास्तविक और समान आकार का। आपको पता है कि वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, और समान आकार के प्राप्त करने के लिए जो हम रखते हैं वे कहाँ रखते हैं, केंद्र। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको भी पता है कि उत्तल दर्पण मात्र एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, काल्पनिक और छोटा। दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/v + 1/u = 1/f, यह आपका दर्पण सूत्र है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, अवतल दर्पण। लेंस सूत्र क्या है, देखिए दर्पण में यहाँ पर प्लस होता है और लेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र के लिए क्या है देख लीजिए, तो लेंस सूत्र आपका हो गया 1/v - 1/u = 1/f 15। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है, तो अग्रदीप में कौन सा होता है, उत्तल सॉरी यहाँ अग्रदीप में आपका होना चाहिए, अग्रदीप में क्या होना चाहिए, अवतल होना चाहिए। कार के अग्रदीप में क्या होता है, अवतल। किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, अग्रदीप के रूप में क्या हो गया, अग्रदीप के रूप में अवतल। और उपयोग गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। नई कार्तिकी चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। अब कहा था कि दर्पण में सामने कोई वस्तु रखा गया है तो बिंब की दूरी ली जाती है, यानी बिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस में कि माइनस में। तो प्रतिबिंब और बिंब, बिंब को हम वस्तु बोलते हैं, आप प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब होता ही है। बिंब को हम यू या वस्तु बोलते हैं, तो उसका चिन्ह कैसा लेते हैं बाबू, ऋणात्मक लेते हैं। अगला, किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, आपको बताए थे किसका फोकस दूरी धनात्मक है, बताए थे कि इसमें कोई पाई नहीं है तो उत्तल। अ लिखते हैं तो ऐसे पाई, अगर जो पहला वीडियो देखा होगा उसको पता होगा, अ में ऐसे लिखते हैं तो ई वाला माइनस,
तो यह प्लस का है तो उत्तर। यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। अब देखिए कह रहा है कि आवर्धन ऋणात्मक है तो उस वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक और उल्टा होगी। कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब कह रहा है कि कोई दांत का डॉक्टर है, वह मरीज का दांत देखना चाहता है तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करेगा, तो बड़ा बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा पर रखा हो, गोलीय दर्पण का जो प्रवर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा पर रखा हो तो व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारा। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी दाढ़ी बढ़ाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग, अवतल का। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। गोलीय दर्पण की फोकसांतर यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है, यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है, तो AF बराबर R/2। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, करा कोई बिंब है और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। तो देखो दर्पण में तो हमको पता ही है कि अवतल दर्पण होता है तो आभासी और सीधा एक ही केस में बनता है, जहाँ लास्ट वाला केस है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, देखो सीधा, सीधा तो मात्र एक ही केस में बनता है और वो सीधा वाला केस क्या है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। 26 नंबर, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो दूर के जो प्रतिबिंब होता है वह है समतल और उत्तल। सीधा जहां भी केस आए उसमें क्या लगेगा, समतल और उत्तल। और ध्यान रखिएगा किसी दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव, मतलब वस्तु बहुत दूर है, हालांकि सीधा जो है आपका एक केस में अवतल भी बनाता है पर वो बहुत दूर नहीं होता, कारण कि किसी दर्पण से दूर की वस्तु को, नजदीक की वस्तु की नहीं, यह अवतल किस केस में बनाता है, नजदीक की वस्तु के केस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो अवतल में पाई लगा हुआ है तो कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना, अब देखो अतः दर्पण कौन सा लें जो छोटा हमेशा प्रतिबिंब बने, तो छोटा हमेशा प्राप्त करने के लिए कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। और सभी प्रकार के बनाने के लिए कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल का। अगला 29 नंबर, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल ना निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो वायु में कम होती है, निर्वात में ज्यादा होता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, हवा में अलग है, निर्वात में अलग है, जल में अलग है, तारपीन के तेल में अलग है। तो चला जी सारे क्वेश्चंस को बनाइए। तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है, बोलो तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई देता है, तो भाई गहरा कम दिखाई देना यह किसके कारण से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। किसी लेंस कहता कोई लेंस है और उसका आवर्धन का SI मात्रक क्या है, तो आपको पता है कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो आवर्धन का मात्रक नहीं है तो मात्रकहीन है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होती है, कारण लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में 2 गो और दर्पण में 1 गो। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन होता है V/U। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर होता है साइन आई बटे में साइन आर। अब आप कमेंट बॉक्स में करिए कि इसको किसका नियम कहा जाता है, साइन आई बटे में साइन आर। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कमेंट बॉक्स में इसको भी करिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। किसी लेंस का अभिसार, मतलब किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो अपसारी लेंस अवतल को। कौन सा लेंस की क्षमता, करा कि कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो आपको पता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल की। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो निर्वात में। शब्दकोश यानी डिक्शनरी के छोटे अक्षर पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है, तो छोटे जो अक्षर है उसके पढ़ने के लिए हम 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस, क्यों, क्योंकि अच्छा से हम देख पाएंगे।
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? आपको पता है कि एफ बराबर पी बराबर होता है 1/एफ या 100/में एफ, सेंटीमीटर के केस में। तो जब सेंटीमीटर के केस में होगा तो काटोगे तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है कौन? मिट्टी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम? 2 नियम है। अगला रिविजन आप जल्दी जल्दी करते रहिए, बने रहिए, भागिएगा मत, भागिएगा तो भैया पेपर छूटेगा आपका, भागिएगा मत, लास्ट तक बने रहो। अगला, इसमें सारी चीज़ों को कवर करने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सारे क्वेश्चन होंगे और लगभग आज 500 से क्वेश्चन ज़्यादा होने वाले हैं, 500 से 600 क्वेश्चन होने वाले हैं। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बाबू रे देखो ना, काल्पनिक प्रतिबिंब कह रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ कौन बनाता है? किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अच्छा, तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा लेंस का पूछ रहा है, तो सिर्फ काल्पनिक लेंस में पूछेगा तो क्या होगा? अवतल लेंस। दर्पण में कहते थे क्या होता? उत्तल दर्पण। एक अंगस्ट्रम में कितना मीटर? 10⁻⁻10 मीटर। एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? तो जिसके किनारे के अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो बीच में मोटा होगा तो कौन सा लेंस? बीच में मोटका उत्तल लेंस, बीच में धसल का अवतल लेंस। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए, अब कहता है कोई बिंब है, उसको कोई वस्तु है, वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का बनाना, देख लीजिए वास्तविक भी होना चाहिए, समान भी होना चाहिए। प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो बाबू रे जब भी समान आकार का बात होता है तो वो कौन होता है? वक्रता केंद्र। कौन आ जाएंगे? वक्रता केंद्र। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तथा उत्तल लेंस कब आवर्धित काल्पनिक और प्रतिबिंब बनाता है? आपको पता है कि उत्तल लेंस आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनाता है? जब फोकस और लेंस के बीच वस्तु को रखा जाता है। किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना सकता है? मैंने कहा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है और वो लेंस होना चाहिए, तो लेंस के लिए वास्तविक कौन बनाता है? उत्तल लेंस। कौन बनाता है? उत्तल लेंस। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ना, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? ठीक है, तो लेंस है तो कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगला, फोटोग्राफिक का अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफिक में जो अभिदृश्यक है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, ऑप्शंस में क्या था? कांच। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किसको देंगे? कांच। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब का समान साइज पर बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें ताकि इसका समान साइज बने? तो वक्रता केंद्र पर। स्नेल का नियम, म्यू बराबर साइन आई बटे में साइन आर। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? उत्तल लेंस में कहाँ रखें ताकि बराबर बने? तो वक्रता केंद्र पर। 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले जो अवतल लेंस होते हैं उसकी क्षमता कितनी होती है? तो 4 डायोप्टर होती है। कितनी डायोप्टर? 4 डायोप्टर। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी लेंस है? वास्तविक भी बना रहा है और आभासी बना रहा है। तो हमको पता है कि दर्पण में अवतल, लेंस में उत्तल, तो लेंस कहेगा तो क्या होगा? उत्तल। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। अब देखो तो लेंस की शक्ति क्या होगी? जब भी 5 डायोप्टर, तो 100 से भागा कर दे 5 के, तो कितना हो जाए? 20। 1 मीटर फोकस अंतर वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? अगर 1 मीटर फोकस ले ले बड़ा तो क्षमता कितना हो? 1 डायोप्टर हुई, क्योंकि P बराबर 1/f, तो 1/1 तक कटेगा तो 1 ही हो जाएगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। कहता है एक प्रयोग किया गया, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दा पर प्राप्त किया गया और दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी फोकस दूरी मापना है कि फोकस दूरी कहाँ होगी, तो किसको मापेगा? दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी।
यानी दर्पण से पर्दा के बीच का दूरी कितना है और दर्पण से बिंब के बीच का दूरी कितना है। क्योंकि दर्पण से पर्दा के बीच का दूरी करेगा तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी पता चलेगा, और दर्पण से बिंब की दूरी करेगा तो इसका मतलब वहां से वस्तु की दूरी पता चलेगा। तो कारक निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग करेगा, तो इसका प्रयोग करेगा। अगला, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। सिर्फ सोचना, यहाँ पर क्या कह रहा है, दर्पण होना चाहिए, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो वास्तविक मात्रा एक ही बनाता है, वे कौन हो दर्पण में, अवतल बनाता है। आभासी तो तीनों बनाते हैं, उत्तल भी बनाता है, अवतल भी बनाता है और समतल भी बनाता है, पर वास्तविक मात्रा एक बनाता है, वे कौन है, अवतल। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। तो काल्पनिक तो भैया तीनों बनाता है, क्योंकि आभासी तीनों बनाता है, समतल अवतल, समतल उत्तल, समतल उत्तल और क्या, हाँ अवतल, तीनों। वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा अगर कहता है तो वस्तु से छोटा जब भी होगा तो वे कौन बनाएगा, उत्तल दर्पण बनाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होगी। देखिए, फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, आधी होती है। मोटर गाड़ी का चालक के सामने लगा होता है, मोटर गाड़ी के चालक जो होते हैं उसके सामने क्या लगा होता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा। एफ बराबर आर बाई टू सत्य है, एफ बराबर आर बाई टू सत्य है अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए। यानी जो एफ होता है आर बाई टू होता है उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके 70 क्वेश्चन हुए, अभी आपको और बने रहिएगा, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो कल के एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा अगर पढ़ के जाएंगे तो, और आने वाले एग्जाम जो फाइनल एग्जाम में उसमें भी यह काम करेगा बहुत ज़्यादा। प्रकाश का एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो बताइए तब क्या होगा। विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में, तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ जाएगा। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, तो माध्यमों को जब अलग करती है और उस पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधा निकल जाएगी, क्योंकि लंबवत पड़ने वाली किरणें निकल जाएंगे वापस। पानी से भरा बाल्टी की गहराई कम मालूम क्यों पड़ता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, तो अविलंब से दूर मुड़ जाती है। अविलंब से क्या होती है, दूर मुड़ जाती है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व कितना होता है, तो 1/16। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है कि वह मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। पुतली की साइज कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है। आंख का व्यवहार होता है किस लेंस की भांति, तो उत्तल लेंस की भांति। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस। एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु कितनी होती है, दूरबिंदु अनंत होता है। समान दृष्टि के वयस्क में सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। नेत्र द्वारा किसी वस्तु को कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा और छोटा बनाता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मा, अब देखो निकट के लिए कौन, तो निकट, निकट के लिए कौन होगा, 3 के लिए 4, 3 अक्षर का है तो कितना कौन हो जाएगा, 4। तो निकट के लिए क्या हो जाएगा, अवतल। 85 क्वेश्चन हो गए। अब आइए अगला 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन क्या है, किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है,
कौन सा लेंस है जिसको दूरदृष्टि दोष को, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? यानी कौन सा दोष है जिसमें दोनों का प्रयोग किया जाएगा? तो जरा दृष्टि दोष, जिसमें दोनों का प्रयोग होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। अब निकट की स्थित साफ नहीं देख रहा है, तो निकट का नहीं देख रहा है तो दूर का तो देख ही रहा है अच्छा से, तो दूर का देख रहा है तो कौन सा दृष्टि? दूर दृष्टि। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम जो है उसमें किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो लाल, हरा और नीला। प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो कौन है? तो लाल, हरा और नीला। तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है? तो 2 मिनट पहले दिखाई देगा, वे होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किसी घटना का दर्शाना यह किससे संबंधित है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित है। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में कौन सा वर्ण जो है अधिक करता है? वे करता है नीला। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से जब गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के हैं जो सबसे अधिक? तो नीला। किस रंग के? नीला। प्रकाश किस रंग के तरंग दायरे में सबसे अधिक होता है? तो तरंग दायरे लाल रंग का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। कोई चालक तार है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहां से विद्युत धारा चालू हो गया, तो कोई चालक तार उसमें प्रवाहित विद्युत धारा में कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर का SI मात्रक? वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? वोल्ट। इन सारे क्वेश्चंस को देख के कल जरूर जाइएगा, जरूर इन्हीं में से आपको कोई क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। किसी वोल्ट मीटर पर 0 वोल्ट के बीच से विभाजन होता है तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक कितना होता है? ध्यान रखिएगा, किसी आपको तो ऐसे दे दिया है अल्पतमांक, आपको ऐसे 11th क्लास में पढ़ना है तो इसको इग्नोर करके चलिएगा, दोबारा देने वाला नहीं है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर। 1 वोल्ट में कितना? तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम। 1 जूल पर कूलम। भी का मान दिया है, क्यू का मान दिया हुआ है, तो कार्य पूछ रहा है, तो आपका क्वेश्चन है 24 जूल होगा, छोड़ दीजिए इसको। वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर होता है कूलम प्रति वोल्ट। कूलम प्रति वोल्ट, कूलम प्रति वोल्ट यह आएगा हमेशा। ओम का नियम, भी बराबर आई आर। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? जो रियोस्टेट है उसका उद्देश्य क्या है? धारा परिमाण के वृद्धि या कम, यानी धारा के परिमाण के मान में कम या ज्यादा करना ही रियोस्टेट का काम। किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है R बराबर V बटे में I। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच का संबंध क्या है? तो किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर V R एवं प्रवाहित धारा I के बीच का संबंध क्या है? तो आपको पता है V बराबर IR, इसलिए R बराबर V बटे में I। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध इतना ओम है, यानी R का मान दे दिया है, V का मान दे दिया है और I का मान पूछ रहा है, तो I का मान आप ओम के नियम से निकालेंगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। हम लोग धीरे धीरे करते करते पहुंच गए हैं 129 नंबर क्वेश्चन के पास। 129 क्वेश्चन कहता है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। विद्युत बल्ब का टंगस्टन किसका, यानी विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्न से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी है। किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो चालक में प्रवाही धारा पर नहीं करता है, लंबाई पर, क्षेत्रफल पर और पदार्थ पर निर्भर करता है, पर प्रवाही धारा पर निर्भर नहीं करता है।
ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। समानांतर क्रम में जब आप संयोजित प्रतिरोध का संख्या घटाइएगा तो उपरांत में संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। समानांतर में घटाएगा तो घट जाएगा। R ओम प्रतिरोध के N प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समानांतर के लिए आपको पता ही है R/N होता है। 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो जोड़ने पर श्रेणी में डायरेक्ट जोड़ होता है, तो 30। एक विद्युत सेल से विद्युत धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। क्या होता है, विद्युत वाहक बल से कम। जब एक से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब भौतिक राशि, जब आप एक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कौन सी भौतिक राशि समान रहता है, तो विद्युत धारा जो है समान रहता है। श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो विद्युत धारा समान रहता है। 1 जूल का मान कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है। तो ये आपके क्वेश्चन है। और आपको पता है कि आप लोग का चैनल है यूट्यूब चैनल धनजी सर फिजिक्स, और बाकी कोई समस्या हो तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आइए 143 नंबर 210 क्वेश्चन करने हैं, बने रहिएगा, भागिएगा मत। भागेगा तो जो भागेगा भाई उसको नहीं बनेगा, ध्यान से। सब सीधी सी बात है, जो लास्ट तक बना रहेगा उसी को ना फायदा होगा इस एग्जाम में। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उसमें प्रभाव पर। विद्युत हीटर का तार कुंडली का बना होता है, किसका, नाइक्रोम का। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, देखा है, प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो किलोवाट घंटा है। किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल, हाइड्रो, हाइड्रोजन जल से होता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, वाट। बाकी ये तो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, बना लोगे। न्यूमेरिकल्स में आपके इन्हीं चैप्टर में देखने को मिलता है, तो बाकी इन सारे क्वेश्चंस को बना लोगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता, तो आयर्स करना ही करता है। कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, जूल सेकंड। तो अगर आपको किसी में से देखना है तो इन्हीं में से आप न्यूमेरिकल देखिएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें से रहते हैं। अगला 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, हाँ 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। इसे सीधे चालक में धारा का दिशा और उसके संबंध की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं, तो धारा का दिशा और उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से संबंधित है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम में अंगूठा की दिशा किसको बताता है, तो अंगूठा बल की दिशा को। किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र के मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है, तो वेग और संयोग। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊपर मुखी होगी। क्लास में समझाया जाता है, आपको समझ में आया भी होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको जनित्र कहते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। किस पे है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। तांबे के तार का आयताकार कुंडली है, किसी चुंबक के घूर्णन गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, तो आधे, आधे में परिवर्तित हो जाएगा। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान, जब लघु पतन होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, उसमें विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू उपयोग में आने वाले जो विद्युत आपूर्ति हैं 220 वोल्ट पे चलते हैं और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर चलते हैं। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, कितने तार होते हैं, 3, गर्म, ठंडा और अर्थ। गर्म तार लाल होता है, ठंडा तार काला होता है, और अर्थिंग जो दिया जाता है वो कैसा होता है, हरा होता है। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच अक्सर कहाँ लगाए जाते हैं, तो गर्म तार में। स्विच अक्सर कहाँ लगाए जाते हैं, गर्म तार में। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है, लघु पतन और अतिभारण से, दोनों से, लघु पतन से और अतिभारण दोनों से। तो इस तरह करते करते हम लोग 169 क्वेश्चन कर चुके हैं फिजिक्स के। अब भाई 170 क्वेश्चन।
विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। वही कहा कि फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है, विद्युन्मय तार यानी गर्म तार में, गर्म वायर में, जिसमें विद्युत होता है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बायां हाथ में तर्जनी का संकेत क्या है? तो तर्जनी में होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और विद्युत जनित्र क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोनों याद रखिएगा, मोटर विद्युत से यांत्रिक, जनित्र यांत्रिक से विद्युत। किसी युक्ति में विभक्ति वलय और दिक् परिवर्तन का कार्य क्या है? मतलब किस युक्ति में विभक्ति वलय और दिक् परिवर्तन होता है? तो वे होता है विद्युत मोटर में। सौर सेल और सौर ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा। सौर सेल और सौर ऊर्जा का रूपांतरण करता है विद्युत ऊर्जा। खिलौने में किस प्रकार का तेल का उपयोग होता है? खिलौने में किस प्रकार का तेल का उपयोग होता है? तो शुष्क सेल। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जैव मात्र। जो जैव मात्र है, अब अगला चैप्टर चल रहा है हम लोग चुंबक के बाद। जैव मात्र। सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? उत्तर। सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? उत्तर। कान्हा विद्युत संयंत्र क्या है? कन्हा विद्युत संयंत्र किस? कन्हा तो हमको कन्हा उत्तर प्रदेश नहीं, कन्हा किस लिए मध्य प्रदेश में होना चाहिए, यहाँ एमपी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश नहीं है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती, अच्छा कान्हा विद्युत संयंत्र है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार काला रंग का होता है। घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है? तो घरों में जो विद्युत दुर्घटना होता है वह शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। फ्यूज तार ऐसे पदार्थों का बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक क्या होता है? कम। फ्यूज तार कैसे पदार्थों का बना होता है? तो जिसका प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक क्या होता है? कम होता है। फ्यूज तार का मिश्रण है, फ्यूज तार किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का। फ्यूज तार किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का। विद्युत चुंबक की खोज किसने किया था? ऑरस्टेड ने। और विद्युत चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। विद्युत चुंबक किसका बनाया जाता है? नर्म लोहा का बनाया जाता है। तो धीरे धीरे करते करते हम लोग फाइनली जो है फिजिक्स के यह पूरे क्वेश्चंस को खत्म करने वाले हैं। तो अगर पूरा क्वेश्चन आप देख के जाएंगे तो जरूर इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? माइकल फैराडे, मार्के फारदे। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो किस रूप में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है? दिष्ट और प्रत्यवर्ती दोनों प्राप्त करती है। कोयला कौन सा संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय है, एक बार जल जाएगा तो पुनः प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजन और विद्युत उत्पादन में। प्रकृति में पृथ्वी पर कौन सा मुख्य स्रोत है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? तो सीएनजी का उपयोग नहीं होता, एलपीजी का होता है। हाँ, इसका उपयोग चलाने के लिए होता है, गाड़ी वाड़ी। वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक उष्मा बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? प्राकृतिक गैस। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? हम गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जो सौर ऊर्जा का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिनों में हम जो है नहीं कर पाएंगे। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा को। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा वास्तविक स्रोत है सूर्य की। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर घंटा। सौर जल उष्मा ऊर्जा में पानी पीने के लिए नहीं होता, तो बादलों के दिनों में नहीं होगा। खिलौनों में किस सेल का? तो सूखे सेल का प्रयोग होता। तो ये आपके रहे 200 कुछ क्वेश्चन, 201 क्वेश्चन। अब आते हैं 210 क्वेश्चन करने वाले थे ना, और आते हैं। निम्न से कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा सौर ऊर्जा का स्रोत नहीं है। किस धातु से सौर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अवतल। नौरौरा कहाँ है? तो नौरौरा यूपी में है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में है? तो एलपीजी का। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने से वैश्विक उष्माकरण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और
घरेलू एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो ब्यूटेन। और यह जो है आपका परमाणु रिएक्टर है, जैसे तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। प्रताप सागर राजस्थान में है। कलापक्कम तमिलनाडु में है। नौरौरा उत्तर प्रदेश में है। और कैगा कहाँ है? कर्नाटक। यह सारे के सारे जो हैं आप देख रहे हैं, यह आपके परमाणु रिएक्टर है। तो यह रहे 209 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के। कितने थे? 209 क्वेश्चन फिजिक्स के। और अब हम लोग करने जाएंगे, अब हम लोग करने स्टार्ट करेंगे रसायन शास्त्र के 265 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि इसको फिजिक्स के लिए अलग वीडियो बना देते हैं, और केमिस्ट्री के लिए अलग, और बायो के लिए अलग। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र के 265 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसके बाद बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस आपको लेकर आएंगे, और रहेगा भी, सब रहेगा क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तुरंत मिलते हैं इस वीडियो के बाद। सारे वीडियो को जरूर देखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का।